साथ हैं आसिया दाऊद। मिसकैरेजेस क्यों होते हैं, वुमेन हेल्थ पे उस पे क्या असरात पड़ते हैं? कुछ भी नहीं था, इट वाज अ नॉर्मल प्रेगनेंसी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 18 वीक्स पे मैं प्री टर्म लेबर में चली गई। एक माँ और बाप नहीं बोलते। कंसीव हुआ था, लेकिन देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द एम्ब्रियो, तो वो अंदर ही खत्म हो गई बेबी। एक होता है क्रोमोसोमिकल डिफरेंस होता है, तो जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो सही तरह डेवलप नहीं होते और अंदर ही वो प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है। लेकिन क्या होता है, आपकी बॉडी फिर भी रिएक्ट कर रही है कि आप प्रेग्नेंट। अच्छा, 4th प्रेगनेंसी जब आपका मिसकैरेज हुआ उसके बाद तो आपको आपकी क्या फीलिंग्स थे? आपको क्या लग रहा था कि लाइक उस वक्त मैंने तो कह दिया था कि इफ़ यू वांट अ चाइल्ड, मेरी तरफ से इजाज़त है, यू कैन गो। इसको कहते हैं ट्रांस एब्डोमिनल स्टिच। तो वो क्या करते हैं कि आपके एब्डोमेन में जाते हैं सी सेक्शन की तरह और आपके सर्विक्स को बिल्कुल सी देते हैं अंदर से। छोटा सा गैप छोड़ते हैं आपके पीरियड्स के लिए और प्रेग्नेंट होने के लिए। और सब ये कि तुमने ये किया मतलब सबसे पहले कि लाइक आप गुनहगार हो। एंड आई एम श्योर एक वक्त में मैं थी डिप्रेशन में, मैं नहीं जाती थी, मैं किसी को नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर से। आज का टॉपिक जो है वो कुछ सीरियस है लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। हम लोग बातें बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन होता क्या है कि ये सब्जेक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा साइलेंस में रह जाता है, लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। आप लोग जानते हैं मेरे बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें लोग बस छुप छुप के बात करते हैं, कहते हैं छोड़ दो, इसमें बात ना करो, थोड़ा सा वो हो जाएगा, बदशगुनी हो जाएगी, कुछ ऐसी बातें भी करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है मिसकैरेजेस। मिसकैरेजेस क्यों होते हैं, वुमेन हेल्थ पे, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ, दोनों पे क्या असरात पड़ते हैं, इसको हम बहुत डिटेल से बात करेंगे। और इन सब बातों पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं आसिया दाऊद। अस्सलाम वालेकुम आसिया, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आसिया जो है वो पब्लिक स्पीकर हैं फॉर द साउथ एशियन कम्युनिटी एंड शी लाउडली टॉक अबाउट मिसकैरेजेस। आज हम जानेंगे आसिया से कि ये टैबू क्या है। सबसे पहले तो आसिया, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसके बारे में बहुत से लोग बात नहीं करते। एंड व्हेन यू अप्रोच मी, और मैंने कहा वाओ, मैंने क्यों नहीं सोचा इस बारे में ज़रूर कोई बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्यों लगा कि इस बारे में बात हो? बेसिकली मेरे 4 मिसकैरेजेस हुए थे खुद। ओके। मेरी बेटी अब हुई है माशाल्लाह 5 साल की है, लेकिन उससे पहले मेरे 4 मिसकैरेज हुए थे। एंड उस वक़्त मुझे लगा था कि सपोर्ट नहीं थी ना, यानी कि मैं नॉर्मल एक साउथ एशियन हाउस होल्ड में रह रही थी एंड सबकी बातों में आ रही थी कि ये नॉर्मल है, ऐसे होता है, बस अब गेट ओवर इट। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट्स नॉट समथिंग यू गेट ओवर। ये ज़िंदगी भर आपके साथ रहता है, जितना मर्ज़ी आप कोशिश कर लो नॉर्मल होने की, लेकिन आप नॉर्मल नहीं रहते हो। एंड मुझे ये रियलाइज़ हुआ था मेरी बेटी के होने के बाद कि कोई इसके बारे में नहीं सोचता या बोलता या पूछता कि ये आपकी पहली बेटी है या आपका ये पहला बच्चा है, क्योंकि फॉर मी ये मेरी 5th औलाद है। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को तो एक ही नज़र आ रही है ना। एक ही नज़र आ रही। मेरे लिए मैंने 4 कैरी किए हैं। बिल्कुल, उसी तकलीफ से, उसी दर्द से, उसी खुशी के लम्हों से गुजरे हैं, उसी ड्रीम्स के साथ कि मेरी औलाद होगी, ये वो। लेकिन क्योंकि वो इधर नहीं है मेरी लाइफ में, दे नो अलाइव, दे डोंट सी देम। उन्हें सिर्फ मेरी बेटी नज़र आती है जो 5 साल की, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले जब आपने फ़र्स्ट टाइम कंसीव किया और कुछ डॉक्टर ने कहा कि कोई कॉम्प्लिकेशन है, कुछ है, एनीथिंग यू हैव टू बी केयरफुल? नहीं, नथिंग, आई कंसीव नेचुरली, सारा कुछ लाइक विद इन 6 months ऑफ माई मैरिज। कुछ भी नहीं था, इट वाज अ नॉर्मल प्रेगनेंसी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 18 वीक्स पे मैं प्री टर्म लेबर में चली। तो आई डिलीवर्ड एट 18 वीक्स और मुझे पता भी नहीं था, पहली प्रेगनेंसी थी। आई वाज ओनली 25,
इतना लाइक नाइव सी थी मैं, मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है. फर्स्ट में नहीं पता होता, बिल्कुल भी. एग्जैक्टली एवरीथिंग इज न्यू फॉर यू. ऑल द Exactly. आप 25 के हो, आप 18 के हो, आप 30 के हो, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, यू आर लर्निंग, यू बिकमिंग मदर फर्स्ट टाइम, यू आर लर्निंग एवरी डे न्यू थिंग. हाँ, तो मैं जब पेन्स मुझे हुई, मुझे लगा वैसे ही ग्रोइंग पेन्स है या वैसे गैस हो गई है, हार्ट बर्न हो रहा है या कुछ हो रहा है. लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ती गई आई रियलाइज कि नहीं, दिस इज़ नॉट नॉर्मल. फिर 18 वीक्स पे मुझे डिलीवर करना पड़ा. एंड उस वक्त भी लाइक डॉक्टर्स ने मुझे कोई कुछ नहीं बताया, क्योंकि इन द यूके मेडिकली अगर आपके 3 मिसकैरेजेस नहीं हो तब तक वो आपको इन्वेस्टिगेट नहीं करते, हाँ. कुछ नहीं करते. बिल्कुल, आई हर्ड दिस. हाँ, लेकिन अब 2 साल पहले ये रूल चेंज हो गया. अब आपकी फर्स्ट मिसकैरेज के बाद आप you're entitled to investigation. अच्छा, वो देखिए 18 वीक का माशाल्लाह बच्चा पूरा बना होता है एंड यू डिलीवर इट, और एक स्टिल बेबी को बॉर्न करना, इट्स वेरी हार्ड. इट्स वेरी हार्ड बिकॉज जब आप एक नॉर्मल बच्चे को डिलीवर करते हैं तो द चाइल्ड इज पुशिंग एंड यू आर पुशिंग एज वेल, सो इट्स ईजी. Yeah. बट जब स्टिल को करते हैं इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो दे शुड से समथिंग ना कि व्हाट हैपेंड टू चाइल्ड. कहते कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं. It was just one of those things उन्होंने. और वो ये कह देते कि you young, you know, it's fine, you'll get pregnant again. उस वक्त वो कोई सपोर्ट नहीं मिलती आपको. और जब आप घर भी जाते हो एज अ साउथ एशियन, वो यही होता है कि अल्लाह की मर्जी थी, नहीं होना था, you know, all of the normal stuff that they say. हाँ, देखिए अल्लाह की मर्जी तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इन सब चीज़ों से गेट ओवर करने के लिए एक मेंटल हेल्प बहुत ज़रूरी होती है. बाकी सब लोग शायद जो आसपास के लोग होते हैं वो भूल जाते हैं, एक माँ और बाप नहीं भूलते. माँ जिसने कैरी किया होता है, जिसने उसकी केक पंच एवरीथिंग उसने मॉर्निंग feel किया. सिकनेस से लेके उसके केक पंच तक आप याद रखते अब याद रखते हो, आपको सब याद होता है और बहुत मुश्किल होता है. लेकिन फिर कहते हैं, अच्छा ये भी एक बहुत कहा जाता है कि चलो फटाफट दूसरा बच्चा ले लो ताकि तुम ठीक हो जाओ. ठीक भूल जाओगे, नई खुशी में पड़ जाओगे, तुम भूल जाओगे ये चीज़. व्हाट हैव यू डन, लाइक यू ट्राइड फॉर अनदर बेबी स्ट्रेट अवे? Wait for another baby straight away, क्योंकि मुझे लग रहा था कि as soon अगर मेरा एक और बच्चा हो जाएगा मैं ठीक हो जाऊंगी. हाँ, क्योंकि सब हमारे माइंड में ये चीज़ें होता है कि मुझे अब एक desperately एक बच्चा चाहिए. एक बच्चा चाहिए. I was so desperate to get pregnant. मुझे था कि बस अब ये हो गया मेरे साथ. The only thing जो मुझे heal करेगा is to get pregnant and have another baby. Yeah. और I did get pregnant, लेकिन मेरा फिर से miscarriage. बट उस वक्त डॉक्टर ने आपको ये नहीं कहा कि योर बॉडी नीड टाइम टू हील? उस वक्त डॉक्टर ने मुझे कहा था अगर आपने ट्राई करना एक पीरियड के बाद आप ट्राई कर सकते हो. सो इवन मेडिकली वो आपको इतना सपोर्ट नहीं करते. इवन दो अगर मैं सोचूं, आई थिंक आई शुड हैव टेकन अ ब्रेक. या अब आके मैं सोचती हूँ कि मुझे ब्रेक लेना चाहिए था, लेकिन विद इन अ ईयर आई वाज प्रेग्नेंट अगेन. लेकिन दैट वाज मी एज वेल बिकॉज आई वाज सो डेस्परेट. होता ये है कि जब हम फर्स्ट बेबी की तरफ जाते हैं तो हमारे अंदर वो जितनी हमारी एज होती है, 24 साल, 25 साल, 20 साल, वो सारी एनर्जी होती है. बट व्हेन यू गो फॉर द सेकंड चाइल्ड और थर्ड चाइल्ड, जितना फर्स्ट और सेकंड में गैप होता है ना, आपकी बॉडी में सिर्फ उतनी एनर्जी होती है उस टाइम की. दैट इज़ 1 month, 2 month, अ ईयर. तो वो बहुत कम टाइम होता है. हम लोग नहीं समझते, या हमारे बड़े कहते हैं बस ले लो, बस फटाफट बच्चा ले लो, कर लो. यही होता है, बस कर लो कुछ नहीं, कर लो. ओके, फिर देन सेकंड प्रेगनेंसी, हाउ लॉन्ग इट लास्ट? 9 weeks. जस्ट 9 weeks. मेरा सेकंड प्रेगनेंसी जो थी वो एक मिसकैरेज थी. सो बेसिकली क्या होता है कि कंसीव हुआ था, लेकिन देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द एम्ब्रियो, तो वो अंदर ही ख़त्म हो गई बेबी. तो एक होता है क्रोमोसोमिकल डिफरेंस होता है, तो जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो सही तरह डेवलप नहीं होते और अंदर ही वो प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है. लेकिन क्या होता है कि आपकी बॉडी फिर भी रिएक्ट कर रही है कि आप प्रेग्नेंट. So false pregnancy? हाँ, like a false pregnancy. Okay. So false pregnancy is a different. Yes. Okay. I still had a pregnancy. लेकिन क्या हुआ था, जब मैं 12 week स्कैन के लिए गई थी, there was no heartbeat. Okay. So I still had to miscarry the baby. तो लेकिन मेरी बॉडी फिर भी रिएक्ट कर रही थी जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ. So my belly was growing, I was having symptoms, मुझे सिकनेस हो रही थी, एवरीथिंग सारा कुछ नॉर्मल की तरह चल रहा था, लेकिन अंदर बेबी
stopped developing. बट आप मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आपको लगता है कि नहीं एवरीथिंग इज फाइन, exactly. लाइक माई बॉडी इज नॉट टेलिंग मी देयर इज नो वन. और ये अर्ली भी था, 9 हाँ. weeks पे था. और समटाइम वो पॉइजनेड भी हो जाती है हाँ जी. अगर आपको ना पता चले तो. सो मिसकैरेजेस में भी कितना कुछ होता है. कुछ. और मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग इजीली इस से गुजर जाते हैं, लाइक जिनकी प्रेगनेंसीज बहुत अच्छी गुजर जाती हैं, उनको पता ही नहीं होता कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. और बिकॉज यू गो थ्रू ऑल दिस एंड यू नो मच बेटर देन एनीवन. तो फिर मैंने ब्रेक ले ली. आई सेड मैं ये अब नहीं कर सकती. हमने थोड़ा ब्रेक लिया इन हॉलीडेज़ की, यू नो, ट्राई टू एंजॉय. फिर उसके 3 साल बाद मैंने कंसीव किया था. लेकिन अगेन अनफॉर्चुनेटली मिसकैरेज एट 16 weeks. वाओ, 16 वीक्स. लाइक आपका सेकंड स्कैन हो जाता है 16 वीक में. इज अ होल बेबी, यू नो द जेंडर, Everything. यू स्टार्ट प्लानिंग एवरीथिंग. सो फिर भी कोई रीज़न नहीं. फिर भी कोई रीज़न नहीं. लेकिन मैं एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में उस वक्त गई थी. मेरे डैड ने एक्चुअली ढूंढा था उन्हें, जिनके साथ अब मैं बहुत क्लोजली काम करती हूँ. ओके. उनके पास मैं अर्ली प्रेगनेंसी यूनिट में गई थी. तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे इन्वेस्टिगेट किया एंड स्टफ. ज़्यादा बताया नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे इतना कहा था कि अगली दफ़ा जब तुम प्रेग्नेंट होगी तुमने इस हॉस्पिटल में आना एंड वी विल वर्क फ्रॉम. ओके. मैंने कहा ठीक है भैया, लाइक आई एम नॉट श्योर कि क्या है या जो भी है. तो उस प्रेगनेंसी के फिर 3 साल बाद मैंने कंसीव किया था. दैट वाज माय 4th प्रेगनेंसी. लेकिन आई लॉस्ट एट 23 weeks. 23 weeks. Like that was the longest. The longest I've ever been pregnant. तो ऑब्वियसली मुझे 1 वीक चाहिए था, क्योंकि 24 weeks में आप बेबी को सेव कर सकते हो. 23 weeks में कुछ नहीं हो सकता. अच्छा, इन सब बच्चों की जेंडर सेम थी? नहीं. ओके. क्योंकि ये भी एक सुनने में बहुत आया है कि सम टाइम आप बेटा या बेटी को कैरी नहीं कर पा रहे होते, आपकी बॉडी कैरी नहीं कर पा रही होती है. सो बेटा भी था, बेटी भी थी. अच्छा. मेरा ये था. अब 4th प्रेगनेंसी के बाद क्या हुआ कि एक्चुअली इन माय 4th प्रेगनेंसी ये जो हॉस्पिटल में थी, इट वाज सेंट थॉमस इन लंदन. Okay, that's really good hospital. इट्स अ लवली हॉस्पिटल एंड मैं उनके साथ बहुत क्लोजली काम करती हूँ. I heard so many good things Yeah. about it. Yeah. उन्होंने एक्चुअली फिर मुझे बताया कि मेरे आई हैव व्हाट्स कॉल्ड अ वीक सर्विक्स. Okay. तो क्या होता है वीक सर्विक्स में, ये या तो जेनेटिक होता है या आपकी प्रेगनेंसीज के बाद भी हो जाता है. मेरा जेनेटिक है, Okay. फ्रॉम माय पपोज, माय पैटर्नल साइड. सो आई हैव कैरीड दैट ओवर. सो इससे क्या होता है कि आपकी फर्स्ट 12 weeks ऑफ प्रेगनेंसी नॉर्मल, Okay. लेकिन जैसे जैसे बेबी ग्रो होता है आपका सर्विक्स वीक होता जाता है और आप प्रीटर्म लेबर में चले जाते हैं. दैट वाज द रीजन व्हाई आई वाज मिसकैरिंग. सो जैसे कि 18 weeks हो गए, 16 weeks, 23 weeks. So the baby was getting heavier And my cervix could not handle it. Now in my 4th pregnancy इन्होंने क्या किया था कि अब इसके लिए एक और चीज़ है कि incompetent cervix होता है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. Okay, so first of all आप स्टार्ट करते हो, वो आपको एक vaginal stitch देंगे जिससे आपका cervix थोड़ा सा strong करते हैं. ठीक है, उन्होंने vaginal stitch किया, वो भी 18 weeks पे खुल गया मेरा. फिर उन्होंने इमरजेंसी स्टिचिंग हायर अप किया सर्विक्स के बिल्कुल नीचे, Okay. ताकि सर्विक्स ना खुले. दैट टुक मी टू 23 weeks. Okay. लेकिन कंप्लीट बेड रेस्ट पे हॉस्पिटल में 23 weeks के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट. सिर्फ बाथरूम के लिए उठना, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट बेड पे, कुछ नहीं करना मैंने. लेकिन 23 weeks पे वो भी गिव वे कर गया. तो I had another miscarriage at 23 weeks. 23 weeks तो एक पूरा बच्चा होता है माशाल्लाह, you know, उसको पैदा करना, everything. बिल्कुल. वो अलग एक ट्रॉमा होता है. तो इन सब में आपकी शादी को कितने साल हो गए थे? मेरी शादी को हो गए थे उस वक्त Around 10? हाँ 9-10. 9-10 साल हो गए. अच्छा, 4th प्रेगनेंसी जब आपका मिसकैरेज हुआ उसके बाद तो आपको आपकी क्या फीलिंग्स थे? आपको क्या लग रहा था कि लाइक 4th मिसकैरेज के बाद तो मैंने तो सोचा कि अब नहीं करना, लेकिन लिटरली. और एक वक्त ये भी आया था कि जहाँ मैंने तो अब मैं हंसती हूँ कुछ के, लेकिन मेरा माइंड फ्रेम उस वक्त सही नहीं था. लेकिन
उस वक्त तो मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा था कि अगर आपको औलाद चाहिए, आई एम हैप्पी फॉर यू टू गो एंड फाइंड समवन एल्स, क्योंकि आप एक इमोशनली इतने सब कुछ से गुजर रहे हो। एंड उस वक्त मैंने तो कह दिया था कि इफ़ यू वांट अ चाइल्ड, मेरी तरफ से इजाज़त है, यू कैन गो। अच्छा, ये जितने भी मिसकैरेजेस होते रहे, आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन होता था? ही वाज सपोर्टिंग? दैट्स रियली गुड, बिकॉज आपके पास एक सपोर्ट हो ना, आपके पास साथ एक बंदा खड़ा है और वो कह रहा है कि 100%। whatever is gonna happen, I'm with you. Then Out of आपको all the deliveries, everything he was there. बाद में भी मेरा ख्याल रखा, made sure that I was okay, mentally बहुत सपोर्ट किया। that's really good. तो ससुराल से प्रेशर आता था, नहीं, लेकिन आपको खुद फील होता है कि लाइक कि शायद शुरू में था कि ऑब्वियसली नई नई शादी हुई है कि कब होगा, चलो आप कुछ कर लो, आप कुछ कर लो। लेकिन मिसकैरेज हुआ, सेकंड हुआ, फिर कोई प्रेशर नहीं आया। They were very supportive, alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक यू बीन सराउंडेड टू गुड पीपल, बट बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो उसको अगर मैं बहुत एक वर्ड यूज़ करूँ तो मनहूस समझना शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो कर ही नहीं सकती है, ये तो हमारी नस्ल को बढ़ाएगी नहीं, ये तो भाई तब तुम कुछ सोच लो, देखो ये तो तुम्हारी हमारी उम्र society भी का normal है। तुम्हारी भी उम्र गुजरती जा रही है, बेटा तुम कुछ कर लो, देख लो। मतलब इस तरह से ना एक्चुअली एक अच्छे खासे बंदे का ब्रेन वॉश करना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन मेरे ससुराल वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे। एक बात मेरे ससुर की बहुत याद आती है, उन्होंने हमेशा कहना कि औलाद जो है अल्लाह की तरफ से है, इसमें ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ, ना तुम कुछ कर सकती हो, ना तो आप कुछ कर सकते। जब होना होगा अल्लाह ताला तुम्हें दे। और देखें कितना बड़ा रिलीफ होता है ना। बस और ये बातें वही बातें होती हैं जो आपको एक कहते हैं ना कि डार्क उसमें ले जाती हैं, और यही बातें होती हैं जो आपको निकाल के अपलिफ्ट करती हैं, आपको हल्का कर देती हैं। एंड यू नो कि पीपल आर स्टैंडिंग बिहाइंड मी, दे आर स्टैंडिंग विद मी, कुछ भी होगा तो इट्स नॉट गोना हैपन। लेकिन फिर भी जैसे आप कह रही हैं, आपने कहा कि आप कर लो शादी, तो उनका क्या रिएक्शन था फिर? नो, नथिंग। उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा माइंड फ्रेम जो इस वक्त आई एम नॉट थिंकिंग स्ट्रेट। He just laughed. He went, "Don't be so silly." क्योंकि he could see the frustration and the mental weight that was on me. तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। करनी हो तो करना लेते हो। हाँ, करनी होती तो करना लेते। लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह he didn't. सो देन फिर आपने उसके बाद लाइक देखिए ना, 4 जब हो जाए और फिर आप एक पूरे हॉस्पिटल में थी, पूरा टाइम रही, फिर कैसे आपने अपने आप को अपलिफ्ट किया कि आई एम गोना गो फॉर द 5th वन? मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि मैंने नहीं करना। ओके। आई वाज गेटिंग ओल्डर, तो मैंने कहा नहीं, नो मोर। अब ऑब्वियसली बॉडी के साथ भी कितना कुछ हो चुका है, कितना कुछ हो चुका। वीकनेस हो जाती है बॉडी में। आपकी बॉडी वैसी नहीं रहती मिसकैरेजेस के बाद। तो एक्चुअली जब आप नॉर्मल लेबर बेबी आ जाता है, सारा कुछ होता है, आपकी बॉडी नेचुरली हील करना शुरू नेचुरली हील होती है, हील करना शुरू कर देती है, बिकॉज यू गॉट द बेबी, यू हैप्पी, एंड एक बॉडी में भी वो एक अपलिफ्टिंग मेंटली अपलिफ्टिंग होती है। एग्जैक्टली। जब मिसकैरेजेस होते हैं तो आपकी बॉडी भी आपके माइंड की तरह थोड़ी डाउन, हीलिंग में टाइम लगता है, सब चीज़ों में टाइम लगता है, और वो बॉडी आपकी नहीं रहती। लेकिन हमने फिर सोचा चलो वन मोर टाइम, एक ट्राई मार लेते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। तो बस एक टाइम पे उस वक्त मैंने एक बात है शनीला जो मैं कहना चाहूँगी कि इन प्रेगनेंसीज के दौरान ऑब्वियसली लाइक मुसलमान हो, अल्हम्दुलिल्लाह कितना कुछ ट्राई कर लिया। किसी ने कहा ये पढ़ो, किसी ने कहा वो पढ़ो, किसी ने कहा ये करो, ये खाओ, ये करो, एक होता है। हमारी सोसाइटी छोड़ती नहीं है, और हम भी मतलब और हम भी सारा कुछ कर लेते हैं हम कि कुछ रह ना जाए। एंड एक चीज़ है, मेरी 5th प्रेगनेंसी ने मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ नमाज। नमाज कहते हैं ना, अल्लाह ताला कहते हैं मैं ना मैंने शरीक से कुछ- शरीक हूँ। ना मैंने कुछ खाया, ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा, ना कुछ और। हाँ, एक नफल किसी ने कहा था पढ़ने को, वो मैंने पढ़े, बस। बाकी मैंने सब कुछ छोड़ दिया।
अच्छा, ये जो मिथ होती है कि अब पहले 3 महीने किसी को बताओ मत, नज़र लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, ये इसमें कितनी, आपको क्या लगता है इसमें हकीकत है? फर्स्ट 3 मंथ्स तो कहते हैं कि थोड़ा केयरफुल होना चाहिए ऑब्वियसली। वो फ्राइजल फर्स्ट जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है थोड़ा फ्रैजाइल होता है, ये कुछ पता नहीं होता। मिसकैरेजेस के रेट्स भी हायर हैं इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लेकिन आई थिंक इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस, इट्स अप टू यू। बड़े तो कहेंगे कि ना बताओ, लेकिन अगर आपने 5 साल वेट किया तो आप क्यों ना बताओ। बिल्कुल, लेकिन फिर वो डर भी होता है। हाँ, अच्छा, लोग कुछ कहते थे, जैसे आपको पता है इस टाइम पे ना जो हमारी एक्सपीरियंस्ड ख़वातीन होती हैं वो मैदान में आ जाती हैं और वो कहेंगी कि ये रीज़न है जिसकी वजह से नहीं हो रहा है, ये तुमने ऐसे कर दिया होगा, या मतलब, और ये सब कि तुमने कर दिया होगा। मेरी 3rd प्रेगनेंसी में मुझे कहा गया था तुमने बर्गर खाया तो तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है। बर्गर से क्या ताल्लुक? मेरी क्रेविंग थी बर्गर में ना पूरी करो। कितनी क्रेविंग्स होती है ना, कितनी, और ये बर्गर तो कुछ भी नहीं है था यार फिश फिलेट खाने को। हाँ, एक्स्ट्रा टार्टर सॉस डाल। हाँ, बिकॉज फिश को कहते हैं ना कि गर्म होती है। अच्छा, ये हमारे बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, किसी डॉक्टर को ठंडा गर्म बताओ ना तो वो आपकी शक्ल देखते हैं कि व्हाट इज दिस, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। पाकिस्तान में कहेंगे फिश नहीं खानी जो ही गर्म है, कुछ तुमने गर्म खा लिया, गर्म फ्रूट नहीं खाना, ड्राई फ्रूट नहीं खाना, ये गर्म होता है। अच्छा, आपकी क्रेविंग तो सिर्फ बर्गर थी? मैंने लोगों की ऐसी ऐसी क्रेविंग सुनी हैं, मैंने भी सुनी, उनका दिल करता है सीमेंट खाने को, चौक खाने को, चौक, गाची, सॉइल, और वो जो सीमेंट उखेड़ के खाने, मतलब पेपर खाते हैं, पता नहीं क्या वाई लाइक। अच्छा, कुछ तो इस चक्कर में भी एक, आपको पता है गाची का पता है? हाँ, मैंने सुना। गाची होती है जिससे हम पाकिस्तान में ना तख्ती लिखते थे राइटिंग सही करने के लिए, तो वो एक मट्टी होती है, चिकनी मट्टी होती है, उसके वो बने होते हैं और उसको हम गाची पे उस पे लगाते थे। अच्छा, ये भी एक मिथ है कि उसको खाने से बच्चा गोरा पैदा होगा। सारी चीज़ें जेनेटिक होती हैं, ये जेनेटिक होती हैं। पता है क्या मसला क्या है हमारे सोसाइटी में? एजुकेशन का बहुत बड़ी और बहुत मसला भी है। अब ये सारी चीज़ें एजुकेशन की वजह से, आप एजुकेटेड नहीं हो तो आपको नहीं पता कि ये सारी चीज़ें जेनेटिक होती हैं, और जो जिधर कहता है उधर, हाँ, आप जो कुछ कहता है आप उधर ही चल पड़ते हो। ये खाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना। मैंने भी किया था, आई एम नॉट सेइंग कि मैंने नहीं किया, मैं आपको खुद बता रही हूँ कि मेरी 4 प्रेगनेंसीज में मैंने सारा कुछ किया जो सबने मुझे कहा था। मेरे फिर भी मिसकैरेजेस हुए। अब ये थोड़ी कि मैंने बर्गर खाया तो मेरा मिसकैरेज हुआ, नो, मेरे मिसकैरेज हुए बिकॉज आई हैव एन इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स, दैट इज द रीजन। मेरा तो रीजन पता चल गया था जी, अब मेरा तो हो गया। तो 5th प्रेगनेंसी में जब मेरी हुई है, सो आफ्टर हाउ लॉन्ग यू आपने 4th प्रेगनेंसी के कितनी देर बाद आपने सोचा कि 3 years, फिर से 3 years, ओके, एंड वो भी बहुत ज़्यादा सोच के कि करें कि ना, क्योंकि एक I have the mental capacity to do it again. तो बहुत मुश्किल होता है जब आप एक किसी चीज़ से डर जाते हैं ना, फिर बंदा सोचते हैं कि नहीं मैं ये करूँ कि ना करूँ। अच्छा, in my 3rd pregnancy I had structure bone dislocated, Okay. and I was on crutches for whole my pregnancy and after that as well for few weeks. और डॉक्टर ने कहा कि if you go for another child it might be go worse or it might be like normal हो, लेकिन मैं डर गई। हाँ, of course. कि अच्छा, मेरा डर ये नहीं अपने आप को लेके नहीं था, मेरा डर ये था कि मैं 3rd प्रेगनेंसी में अपने 2 जो बड़े बच्चे हैं उनको ध्यान नहीं दे सकी, एंड दे वो 5 years 4 उस वक्त जब प्रेग्नेंट 4 years and 2 years 3 years। सो ये उनकी एज में मुझे लग रहा था मैं उनको निगलेक्ट कर, बिकॉज मैं इस काबिल ही नहीं थी कि उनको लुक आफ्टर कर सकूँ। Of course. तो अगर इफ़ आई एम गोना गो फॉर द 4th one, सो ये तो 3 बच्चे निगलेक्ट होंगे एंड इट्स नॉट फेयर ऑन देम। मेरा डर ये था, तो हम डर जाते हैं। और फिर अगर एक और किसी को लूज़ करने का डर, अगेन एंड अगेन, ये बहुत बड़ा डर होता है। और मैं कहती हूँ आप बहुत ब्रेव हैं कि आपने फिर सोचा कि अच्छा आफ्टर 3 years, सो लाइक आपकी शादी This was now like our last chance.
हमने कहा ये लास्ट वाला है. I wasn't very young, 35 मिनट ट्राई किया था. And I thought, okay, one more time. अब शादी को भी 12 साल हो गए थे. So क्या करें, बातें सुने और के एक और दफ़ा ट्राई कर ले. बातें तो सारी ज़िंदगी साथ ही रही है टाइम और आगे जाके भी रहेंगी. तो हमने सोचा चलो एक बार और ट्राई कर लेते. लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ था कि मेरी 4th प्रेगनेंसी के बाद सेंट थॉमस हॉस्पिटल ने मुझे एक स्टिच दिया था, परमानेंट स्टिच. इसको कहते हैं ट्रांस एब्डोमिनल स्टिच. तो वो क्या करते हैं कि आपके एब्डोमेन में जाते हैं सी सेक्शन की तरह और आपके सर्विक्स को बिल्कुल सी देते हैं अंदर से. छोटा सा गैप छोड़ते हैं आपके पीरियड्स के लिए और प्रेग्नेंट होने के लिए, वरना बच्चा नहीं बाहर आ सकता. सो मैं अल्हम्दुलिल्लाह गॉट प्रेग्नेंट after eating a lot of vitamins and dieting and controlling what I eat and mentally भी अपने आप को ready किया मैंने. अल्हम्दुलिल्लाह प्रेग्नेंट हो गई थी मैं. तो मुझे पता था कि मेरे पास स्टिच है. इसकी सक्सेस रेट 99% है. मैंने सारी रिसर्च की, ग्रुप्स ज्वाइन किए, सक्सेस रेट्स जाने, लेडीज़ से बात की जिनकी प्रेगनेंसी जिसके साथ हो चुकी है. लेकिन ऑब्वियसली फिर एक डर जो आप कह रही हो वो फिर भी था. डर होता है क्योंकि मैंने कि अल्लाह के काम में, अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है. हाँ, तो मेरा डर तो था. मैंने कभी एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी देखी ही नहीं. मैंने तो सारे मिसकैरेजेस ही देखे हैं. मुझे तो यही था कि 12 वीक्स के बाद पता नहीं क्या होगा. और आप 23-24 वीक तक डरती रही हो. तो फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई. अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन. मैं एक रूटीन चेकअप के लिए गई एट द हॉस्पिटल और मेरा 10 वीक्स पे हेमरेज हो गया. हेमरेज के एक क्लॉट था. अच्छा. और हेमरेज हो गया. तो और मेरा क्लॉट भी मेरे यूट्रस में था. तो वो एक रिस्क था मिसकैरेज का. हॉस्पिटल के अंदर ही मेरा हेमरेज हुआ, स्कैनिंग वाले रूम के अंदर ही. यानी कि सारा ब्लड एवरीवेयर. मुझे लगा कि बस हो गया मिसकैरेज. अच्छा. मेरे अंदर से ऐसे खून निकल रहा था जैसे पानी हो, निकली जा रहा है, सारा कुछ बढ़ता गया. तो मेरी कंसल्टेंट ने उस वक्त कहा कि आई नीड टू चेक. मैंने कहा तुमने क्या चेक करना है, सारा कुछ तो निकल गया है, लाइक व्हाट इज दिस. तो उसने जब चेक किया, शनीला माय बेबी वाज देयर. अल्हम्दुलिल्लाह 10 वीक्स पे शी इज देयर, हार्ट बीट है, सारा कुछ है. लेकिन सर्वाइवल रेट वाज 20%. उन्होंने कहा कि एक सब क्रॉनिक हीमाटोमा है विच इज़ अ बिग क्लॉट which is attached to the side of your uterus. Okay. तो क्या होगा कि या तो ये सारा कुछ साथ ले जाएगा और आप मिस कैरी कर दोगी, या तो फिर आपकी बॉडी इसको डिसॉल्व कर लेगा और आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल जाएगी. Another risk. उन्होंने मुझे 48 आवर्स दिए. Okay. मैं तो रेडी थी, मैं तो घर गई. मैंने कहा मेंटली मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया हुआ था फॉर मिस कैरेज. मैंने कहा चलो ये भी हो गया. आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड, आई एम रेडी फॉर दिस. जब होगा दैट्स इट, आई एम नॉट गोना डू दिस अगेन. होपलेस हो जाता है ना, हो जाता है. एक 4 दफ़ा तो पहले हो चुका है मेरे साथ. तो अब क्या डिफरेंट है? दिस इज माई नॉर्मल. फॉर मी दिस इज नॉर्मल. तो मॉम डैड ने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे होना ही नहीं है. ये वो अल्लाह पे भरोसा रखो. अल्लाह पे भरोसा रखो. जो मायूसी है वो कहते हैं ना, मायूसी गुनाह है. मायूस नहीं होना अल्लाह की रहमत से. इतनी दफ़ा गुजर चुके हो, आपके साथ हो चुका है एज अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग. बिल्कुल बिल्कुल होता है. हम इंसान है, हम होता है. मॉम ने घर पे यासीन पढ़ाई, हमारे में होता है, हम यासीन पढ़ी, सबको बुलाया, यासीन पढ़ाई. बहुत ताकत है. दुआ मांगी रो रो के. फर्स्ट टाइम मैंने अपने डैड को रोते हुए सुना दुआ में कि मेरी बेटी के साथ फिर से ना हो. एंड 48 आवर्स के बाद जब मैं गई हॉस्पिटल, तो जब मैं बात करती हूँ, इट्स जस्ट सो इमोशनल. मेरे चांसेस उलट गए थे. देखें कितनी अल्लाह के कलाम में कितनी ताकत है और दुआओं में कितनी ताकत है. दुआओं में मेरे चांसेस उलट गए. 80% चांस ऑफ प्रेगनेंसी, 20% चांस ऑफ मिसकैरेज. क्लॉट का पता ही नहीं कहाँ गया. You need tissue. Sure. Yeah. अभी तक every time I say this bit, I just cry. I can't understand.
अल्लाह ताला बस कहते हैं ना ये लोग कहते हैं ना कि अब मुआवजे नहीं होते हैं, होते हैं। तो ये मुआवजे हैं ना। और फिर फिर क्या होगा? फिर अल्हम्दुलिल्लाह it was successful. अल्हम्दुलिल्लाह। बीच में बम्प्स आए, आई एम नॉट गोना लाई, वो एक डर ऑब्वियसली हर थोड़ी देर बाद ब्लीडिंग ऑन एंड ऑफ होती रही मुझे प्रेगनेंसी में, ओके। ऑन एंड ऑफ 24 वीक्स पे मैं हॉस्पिटल चली गई थी क्योंकि मेरी ब्लीडिंग नहीं रुकती थी, सो दे वांटेड टू कीप मी इन, मॉनिटर मी। तो आई रिमेंबर 28 वीक्स जब मैंने क्रॉस किया तो मेरी कंसल्टेंट ने मुझे कहा इन द हॉस्पिटल, शी सेड टू मी, आसिया आई वांट यू टू रिवॉर्ड योरसेल्फ, आपने इतनी हिम्मत दिखाई। go out and buy something for yourself and for your baby. And she said ke you've come so far, 28 weeks now, if anything happens we can save the baby, Yeah. if anything happens, lekin I want you to go. And 12 saal baad the first time I bought something for a baby. बहुत बड़ी बात होती है, वरना हम बच्चों के कपड़े जैसे होते हैं हम लेते हैं, बच्चों को पहनाते हैं, भूल जाते हैं ये चीज़ें। लेकिन कहते हैं ना एक चीज़ आपको इतनी मेहनत, मुशक्क़त और दुआएं और क्या क्या उसके बाद मिली हो, तो फिर आई कैन इमेजिन, मतलब मैं मुझे लगता है मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ कि आपकी क्या कैफियत होगी उस वक़्त। मैंने लिया था वो भी डर डर के, इट वॉजंट अ हैप्पी फीलिंग, अंदर बहुत डर था कि मैं ले रही हूँ, बट विल आई बी एबल टू पुट दिस ऑन माई बेबी। जब तक वो मेरी सी सेक्शन नहीं हुआ, वो आई नहीं, मैं डरी हुई थी, हैड फियर। मैंने तो अपना हॉस्पिटल बैग नहीं बनाया था until 34 वीक्स। सो फिर आपकी प्रेगनेंसी फुल 40 वीक्स तक चली? 37 वीक्स। 37। सो इट थी, हाँ, वो लास्ट 9 जो मंथ स्टार्ट होता है उसके बाद यहाँ पे 37 वीक्स फुल टाइम होता है, उसके बाद जो होता है वो बोनस होता है। बोनस होता है, और वो ये होता है उस वक्त सिर्फ आपके लंग्स और ये सब बच्चे के डेवलप हो रहे होते हैं लास्ट मंथ में, सब कुछ। She was normal. I had to have a C-section क्योंकि वो जो स्टिच डालते हैं, हाँ, बेबी का बाहर आने का कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है। I had a C-section and अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन हुआ है और मेरी बेटी आई है। माशाल्लाह सर। उसने पूरी, मैं हमेशा कहती हूँ, उसने पूरी दुनिया को बंद करके रखी है। बिल्कुल सही कह रही है, पूरी दुनिया बंद की और कहा कि चलो अब मैं आ रही हूँ, किसी ने नहीं कुछ करना, सारे अपने घर में बैठो क्योंकि मैं इस दुनिया में। So 2020 She's a 2020 baby. 23rd of March को हम लॉकडाउन में गए जी। 25th of March मैडम तशरीफ लाई थी। बिल्कुल सबको बंद करके घरों में। और वो तो बिल्कुल सही लॉकडाउन वाला टाइम था कि लोग डरे हुए थे और बिल्कुल स्टार्ट था और लोग कहते पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए हम लोगों ने इस बार ये भी बात की कि मिस कैरेजेस, अच्छा जो साइंटिफिकली ट्रुथ होते हैं बिहाइंड मिस कैरेजेस, कुछ लोगों को देखिए, कुछ लोग प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाते, सब मतलब उनको एक प्रेग्नेंट होने की खुशी भी नहीं मिल पाती है कि वो उस प्रोसेस तक ही नहीं पहुंच पाते। वो बेचारे पता नहीं सारी उम्र ट्राई ही करते रहते हैं और इलाज भी करवाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर चले जब उनको खुशी मिलती है और नॉर्मल होता है सब कुछ, यू कैन कंसीव एंड ऑल दैट सब कुछ, उसके बाद जब मिसकैरेजेस, तो जितनी भी मिथ्स होती हैं इसका साइंटिफिकली कोई कनेक्शन होता है? लाइक कभी कुछ कोई ऐसी मिथ जो हम सालों से सुनते आते हैं, कभी हुआ है कि हाँ वो मेडिकली भी सही हो? एक भी नहीं। ये हमारी बड़ों की बातें हैं। मैं हमेशा एक बात करती हूँ, मैं जब पब्लिक स्पीकिंग भी करने जाती हूँ अपनी, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारी जो चीज़ें हैं ना जी, वो एक जनरेशनल लर्न बिहेवियर, बिल्कुल, कि मेरी माँ ने मुझे वही बताया जो उनकी माँ ने उनको बताया, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी नानी ने सीखा अपनी माँ से, वो कैरी डाउन हो गया जो मुझे पता है, और हमें लगता है कि यही सच है, यही ठीक है। अब मैं आके जब मैंने अपनी मिसकैरेजेस के बारे में बोलना शुरू किया है, तब जाके ये एक साइकिल ब्रेक हुई। ठीक है, आई हैव ब्रोकन दैट साइकिल फ्रॉम माय जनरेशन। बिल्कुल। अब जो चीज़ें मेरी माँ ने मुझे बताई हुई थी कि प्रेगनेंसी और मिसकैरेज ऐसे नहीं करना, ऐसे करना,
ये सारा लर्न था उनके भी मिसकैरेजेस हुए हैं, उन्होंने वही बताया किया जो उनको बताया गया। अब मैं आई हूँ, मैंने कहा नो दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, दिस शुडंट बी डन। मैंने वो साइकिल ब्रेक की है तो आगे जाके जनरेशन के लिए थोड़ा सा ईजी हो, थोड़ा सा ईजी होगा। अच्छा, आप जैसे अब आप पब्लिक स्पीकर हैं, आप अवेयरनेस करती हैं इस बारे में, लोगों को बताती हैं, ये भी एक सदका जारिया है कि लोगों को पता चले कि अब देखिए बहुत से लोग होते हैं जो इससे गुजरे, वो कहते हैं भाई मैं तो बहुत गुजर चुका हूँ, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट अगेन, एंड हाँ मतलब मेरे लिए बस अब मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बहुत मुश्किल था, बस अब मैं निकल गया इन चीज़ों से, बस दैट्स इट, बस मुझे इन चीज़ों से दूर रखो। लेकिन आप उठी, आपने इस बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की, लोगों को बताने की कोशिश की। कोई ऐसी स्टोरीज़ हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो मुस्तफ़ीद हुए आपकी बातों से, जिनको फ़ायदा हुआ, जिनको पता चला कि नहीं ये चीज़ें भी होती हैं, एंड दे आर स्टिल इन कॉन्टेक्ट विद यू एंड दे गॉट बेबीज़? मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, क्योंकि मैं कोचिंग भी करती हूँ साइड पे। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, वो 10 वीक्स प्रेग्नेंट थी और उसका स्टिल बोर्न हुआ था पहले। तो हमने बहुत काम किया इकट्ठे, उसके इमोशंस के थ्रू सारा कुछ, प्रेगनेंसी जैसे आगे बढ़ती गई, उसकी स्कैन्स होनी, उसको मैंने टेक्निक्स बतानी कि अगर तुम जा रही हो तो क्या करना है, कैसे ब्रीदिंग, ये सब मेंटली इमोशनली सारा कुछ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह शी हैड अ हेल्थी बेबी गर्ल, अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो शी इज़ वेरी हैप्पी। लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैं देखती हूँ कि ये फ़ोन के पीछे जो औरतें साइलेंटली सफ़र कर रही हैं, उनकी एक तरफ से मैं आवाज़ हूँ। बिल्कुल। मैसेजेस मुझे ये आते हैं कि आई हैव बिन, आई कैन रिलेट टू यू, दिस हैपन टू मी। अब ये जो चीज़ें मैं साउथ एशियन कम्युनिटी के बारे में बोलती हूँ कि तुमने कुछ खाया होगा जो ये हो गया, तुम बाहर गई थी तो हो गया, तुमने हाई हील्स पहनी थी तो हो गया, यू नो ये नॉर्मल जो बगास होते हैं। हाँ, और सभी के तुमने ये किया, तुमने ये किया, मतलब सबसे पहले कि यू आर द लाइक आप गुनहगार हो, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मतलब उसको इतना वो कर देंगे कि वो कि यार मतलब आपका कॉन्फिडेंस ज़ीरो। हाँ, आपको लगेगा कि मैं ही कातिल हूँ, मतलब आप कातिल बन जाते हो। हाँ, एक टाइम था कि जहाँ शनीला मैंने तो शादी पार्टीज गैदरिंग्स में जाना छोड़ दिया, एक कमरे में मैं बंद रहती थी, क्योंकि आपको लगता था मैं निकलूंगी, ये मैं जाऊंगी तो मुझसे किसी ने पूछना है कि तुम्हारे घर बच्चा क्यों नहीं हुआ, तुम इसके पास क्यों नहीं गई। एक तो पीरी फकीरी में बहुत, हाँ इधर आओ मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है ना। मुझे एक आंटी मिली, मुझे कहती है कि कुछ नहीं हुआ। मैं क्या, नहीं आंटी बस दुआ कर, तुम ना मेरे पास आना, मैं किसी को जानती हूँ तुम्हें ऐसे प्रेग्नेंट कर देगा। उसने मेरे मुंह में चुटकी बजाई थी, ऐसे तुम्हें प्रेग्नेंट कर देगा। हाँ, तुम्हें प्रेगनेंसी ऐसे हो जाएगी। अच्छा, एंड मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ एंड आई एम लाइक व्हाट, मतलब एग्जैक्टली लाइक अभी भी मैं आई जस्ट डोंट नो कि लाइक व्हाट शी वाज थिंकिंग। हाँ, कि मतलब क्या मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही हूँ, मैं तो प्रेग्नेंट हो रही हूँ। हाँ, मतलब मुझे प्रेगनेंसी की ज़रूरत नहीं है। आई एम जस्ट लाइक व्हाट। अब ऐसी चीज़ें अगर आप बाहर जाके सुनोगे देन व्हाई डू यू वांट टू लीव योर हाउस। एक किस्म से आप एक औरत को डिप्रेशन में डाल रहे हो। बिल्कुल। एंड आई एम श्योर एक वक्त में मैं थी डिप्रेशन में, मैं नहीं जाती थी, मैं किसी को नहीं मिलती थी। मैं एक शादी पे गई थी एक दफ़ा, एक आंटी ने मेरे पेट में उंगली मार के बोला अंदर कुछ नहीं है अभी। व्हाई इज दिस सीन एज नॉर्मल शनीला? दिल करता है ना बंदे का वो उंगली तोड़ दो, मुक्का मारो यार। हाँ, पे मारो। कि ये और अगर आप उल्टा उनसे सवाल करोगे कैसे क्यों कर रहे हो, मैं डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, बेशरम मैं हूँ, मेरी माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, उल्टा मेरे पे कि मैं बेशरम हूँ। इसको देखो, इसने मुझसे कैसे बात की है, अपना पता नहीं कि आप क्या कर रहे हो मेरे साथ। मतलब इनको कौन रोके? पर ये भी होता है ना कि ये औरतें खुद भी मिसकैरेज से गुजरी होती हैं, इन्हें नहीं पता। हाँ, बात तो ये है। आसिया, एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन, और आप हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहें, कोई स्पेशल मैसेज देना चाहें?
आई थिंक हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि अगर आपका मिसकैरेज हो जाए तो आपको बिलीव या समझाया जाता है कि आप एक माँ नहीं हो, लेकिन साइंटिफिकली प्रूव हुआ है पिछले साल कि जब एक औरत मिसकैरी करती है तो बच्चे का डीएनए एक माँ के अंदर रहता है पूरी ज़िंदगी के लिए. दिस इज़ वाई ए मदर ऑलवेज मिसेस एंड हैज़ एन अटैचमेंट टू देयर चाइल्ड. तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका मिसकैरेज हुआ है, यू आर स्टिल ए मदर. चाहे एक हो चाहे दो हो, दे आर स्टिल योर चिल्ड्रन. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो. एंड मैं अपने लिसनर्स से भी कहूँगी कि अगर आप इसके अलावा भी कुछ भी पूछना चाहते हैं आसिया से तो प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा. मैं इनका सोशल मीडिया हैंडलर भी मेंशन कर रही हूँ. आप हमारे पॉडकास्ट के नीचे भी क्वेश्चन कर सकते हैं. और अगर आपके क्वेश्चंस ऐसे हुए कि हमें लगा कि हम उसके बारे में बात करना भूल गए हैं या छूट गई है हमसे वो चीज़, क्योंकि हमारी कोशिश पूरी होती है कि हम सब कुछ कवर करें, लेकिन अगर कुछ छूट जाए और आपके माइंड में क्वेश्चंस हों तो ज़रूर कीजिएगा. हम आसिया को दोबारा से ज़हमत देंगे. आई बहुत दूर से इंशाल्लाह नहीं होगी ज़रूर. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तो अभी तक के लिए अब मुझे और आसिया को इजाज़त दीजिए. हम दोबारा से इंशाल्लाह किसी और नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे. अल्लाह हाफ़िज़.